नमस्कार, न्यूज़ एट 8 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। कर्नाटक में कोविड के मरीजों में 34 केस JN.1 वेरिएंट के हैं। सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि कुल जो मरीज हैं उसमें से 34 मरीजों में नया वेरिएंट पाया गया है। 34 में से जो 9 लोग हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं क्योंकि ये कोमोर्बिड भी है, यानी कि किसी दूसरी बीमारियों से भी ये पीड़ित हैं। और बाकी 25 मरीज घर पर ही ठीक हो रहे हैं, वो रिकवरी कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 125 नए मरीज सामने आए हैं कोविड के, और अब कर्नाटक में कुल कोविड मरीजों की संख्या 436 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में कुल 3 मरीजों की जान गई है। तो कर्नाटक में नए वेरिएंट के 34 नए मरीज सामने आए हैं और कोविड पर कैबिनेट कमेटी कल बैठक करने जा रही है, जिसमें हालात की समीक्षा की जाएगी कि क्या कुछ और कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भी भेजेगी ताकि आगे की हालात की समीक्षा की जा सके। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव से बातचीत की हमारे सहयोगी निहाल किदवई ने। सर, कितने केसेस यहाँ मिले हैं? अभी तक जो हमने 170 जो सैंपल्स टेस्ट के लिए भेजे हैं उसमें कुछ रिजल्ट्स आया है, और उसमें आज ये आया है कि 34 केसेस JN.1 का है। तो इतना मालूम हुआ है हमको, और ये हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही है, क्योंकि हम पहले दिन से यही बोल रहे हैं कि JN.1 अभी नया सब वेरिएंट आया है पूरा विश्व में। अमेरिका, ब्राज़ील, यूरोप और अभी भारत में भी, सिंगापुर, हर जगह है। तो इट वाज एक्सपेक्टेड, लेकिन हमारा वो जीनोम टेस्टिंग जो हमने सीक्वेंसिंग कर रहे हैं वो उसके लिए टाइम लगता है, 1 हफ्ता लगता है। तो इसमें अभी रिपोर्ट आया है कि JN.1 है। तो WHO गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है, कोई भी ये नहीं बोला है कि JN.1 इसमें बहुत रिस्क फैक्टर है। सब बोल रहे हैं कि ये ज़्यादा इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कल हमारा कैबिनेट सब कमेटी का मीटिंग है, और हमारा टेक्निकल कमेटी जो है वो भी मीटिंग किया है। तो उनका जो सिफारिश है जो वो भी हम लेकर हमारा जो कैबिनेट सब कमेटी में कल अगर कुछ चेंजेस, हमारा जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर कुछ चेंजेस चेंजेस करना है नहीं करना है, वो हम कल तैयार करेंगे। तो फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री का यही कहना है कि इस नए वेरिएंट से फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, सतर्कता बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। पुंछ हमले को लेकर एक ब्रिगेडियर सहित 3 अधिकारी अटैच किए गए हैं। सेना औपचारिक जांच इससे जुड़ी शुरू कर चुकी है। ये फैसला सेना के एक काफिले पर आतंकी हमले के मामले के बाद उठ रहे सवालों को लेकर किया गया। पुंछ हमले में 4 जवान शहीद हुए हैं और साथ ही 3 स्थानीय लोगों की मौत को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, घटनाक्रम में एक ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित भी कर दिया गया है और 28 राष्ट्रीय राइफल्स के 3 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सेना ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। इससे पहले पुंछ राजौरी में एनकाउंटर के बाद सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे पुंछ पहुंचे और हालात का जायजा लिया। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें आतंकियों के खिलाफ चल रहे अभियान के बारे में जानकारी भी दी और साथ ही सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत और बेहतर करने पर भी चर्चा हुई है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। 3 अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है, वो वहां तैनात रहे, ये कुछ ठीक नहीं लगता है। कम से कम जो जांच की जो प्रक्रिया है उससे बाधित होती है, और यही वजह है कि इन सारे अफसरों को ब्रिगेडियर सहित, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल है, कर्नल है, उनको जो है अटैच कर लिया गया ताकि मामले की एक बेहतर तरीके से अच्छा जांच हो सके। सेना का ये कहना है कि हर पहलू की जांच हो रही है। ये हादसा, ये जो हुआ है, ये कैसे इनकाउंटर हुआ, अटैक हुआ है, उसके बाद कैसे हमारे 4 जवानों की मौत हो गई, आखिर क्या वजह थी, क्या कुछ चूक का मामला था या दूसरा मामला था, और उसके बाद वहां जो 3 सिविलियन की जो डेड बॉडी जो मिली है, बरामद हुई, उसके बाद जो सेना पर जो सवाल उठे, संदिग्ध अवस्था में जो मौत हुई, इन सारे मुद्दों को लेकर जांच करने के लिए सेना ने जांच का आदेश भी दिए हैं। दूसरी तरफ जो है सेना प्रमुख वहां खुद पहुंचे, एक पूरे हालात का जायजा लेने के लिए। 4 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, उस हालात से कैसे निपटा जाए, अपने जो कमांडर हैं उनको रणनीतिक तौर पर बताने के लिए, क्योंकि इस तरह हाल के दिनों में वहाँ कई सारे ऐसे हादसे ये हुए हैं, इंसिडेंट हुए हैं, जो कहीं ना कहीं सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जरूरी होता है कि कम से कम जो कमांडर जो है, टॉप कमांडर जो सेना का, वो उनके बीच में आए, रणनीति को बताए, ताकि ऐसी घटनाएं फिर से ना हो सके और आतंकियों को जो है सेना ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके।
चेन्नई में एक दर्दनाक मामला सामने आया। 24 साल की नंदिनी नाम की युवती को उसके जन्मदिन पर जिंदा जला देने की दर्दनाक वारदात सामने आई। हत्या का आरोप 26 साल के एक युवक वेट्रीमारियन पर है जो पहले लड़की हुआ करता था। ये दोनों स्कूल दिनों में मित्र थी। दरअसल वेट्रीमारियन उर्फ पांड्या माहेश्वरी ने अपना सेक्स चेंज करवाया था नंदिनी के साथ शादी करने के लिए, लेकिन कुछ वक्त से उसे लग रहा था कि नंदिनी किसी और में दिलचस्पी रखती है। उसने नंदिनी को जन्मदिन के सरप्राइज के नाम पर बुलाया और चेन से बांधकर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया। किस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ हुआ है, ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी उमा सुधीर। ये भयंकर घटना शनिवार के शाम को 7:30 करीब हुआ, जब वहां के स्थानीय लोगों ने पाया कि 24 वर्षीय नंदिनी, उनके हाथ और पैर बंधे हुए थे, चेन से बंधे हुए थे और उनके हाथ और पैर में काफी कट्स भी थे और गले में भी कट था और उन पर पेट्रोल छिड़का गया था और उनको आग लगा दिया गया था और उनको अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वो बच नहीं पाई। उसके बाद पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने पाया कि उनकी एक सहेली थी 10वीं कक्षा में, जिनका नाम पांडी महेश्वरी था और उन्होंने सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाया था और उसके बाद वो बन गई थी वेट्रीमारन। दोनों ही चेन्नई में पिछले 8 महीने से एक निजी आईटी संस्था में काम कर रहे थे और शनिवार के शाम को वेट्रीमारन, जो पांडी महेश्वरी का अब नाम है, उन्होंने उनको बुलाया एक बर्थडे सरप्राइज पार्टी के लिए, क्योंकि 24 तारीख को नंदिनी का बर्थडे था और उनको ले जाकर उन्होंने मार डाला। और पुलिस का यही कहना है कि वेट्रीमारन जेलस थे, उनको ये शक था कि नंदिनी अब उनके साथ नहीं रहेंगी क्योंकि उनका इंटरेस्ट किसी और में है और अब वेट्रीमारन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का आज पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 18 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल हैं। सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा और उदय प्रताप सिंह को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इनके साथ ही तुलसीराम सिलावट, एंदल सिंह कंसाना, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग, नारायण सिंह कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल में ओबीसी पर फोकस साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत 12 मंत्री ओबीसी हैं। बेंगलुरु में भाषा विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। महानगर पालिका ने सभी व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अगले 2 महीनों के अंदर साइन बोर्ड 60% कन्नड़ भाषा में लिखे नहीं गए तो कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। और ये सब कुछ तब हुआ है जब कन्नड़ समर्थक एक संगठन ने दिन दहाड़े लाउडस्पीकर पर मारवाड़ियों को धमकी दी, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। निहाल किदवई की ये रिपोर्ट। मारवाड़ियों की बहुतायत वाले बाजार में धमकी देते केआरवी के कार्यकर्ता। ये कर्नाटक राज्य है, यहाँ कन्नडिगा राज्य का गौरव है। अपने राज्य में अपना अहंकार दिखाओ, हमें नहीं। अरे मारवाड़ी, अगली बार अगर तुम कहोगे कि तुम्हें कन्नड़ नहीं आती तो अगला निशाना तुम होगे। कन्नड़ा समर्थक संगठनों के सामने प्रशासन झुक गया, क्योंकि कहा जाता है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की सहानुभूति इन संगठनों से है। ऐसे में आनन फानन में बीबीएमपी ने पुराने कानून को लागू करने का फैसला किया। जिन लोगों ने 7% कन्नड़ में नेम बोर्ड लगाने का आदेश का पालन नहीं किया है, हम उन्हें नोटिस जारी करेंगे। हम लाइसेंस भी रद्द कर देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उनका नवीनीकरण ना हो। जिन मारवाड़ियों को ये धमकी दी गई वो सभी कन्नड़ा बोलते हैं, समझते हैं और तभी तो वो यहाँ कारोबार कर रहे हैं। ज्यादातर दुकानों के बोर्ड कन्नड़ा में दिखे, हालांकि कुछ ऐसे साइन बोर्ड भी मिले जिनमें अंग्रेजी का इस्तेमाल ज्यादा हुआ था। इस घटना के बाद यहाँ के कारोबारी डरे हुए हैं। गवर्नमेंट ने बोला 28 तारीख तक, हम 28 तारीख तक अपना बोर्ड चेंज कर देंगे। 60% अगर कन्नड़ा में बोला तो कन्नड़ा में, जो गवर्नमेंट बोलेंगे हम गवर्नमेंट के साथ। जैसे जो सरकार बोलेगी उसे मानना है, उसके विरुद्ध तो हम जा नहीं सकते हैं। जैसे बोलेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। हम अलग करेंगे और दूसरे विरुद्ध नहीं कर सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कन्नड़ा की वकालत की थी। इसके फौरन बाद धमकी वाला वीडियो सामने आया। पिछली बार जब सिद्धरामैया मुख्यमंत्री थे तब मेट्रो स्टेशन पर हिंदी में लिखे नाम को मिटा दिया गया था।
और उनके पिछले शासनकाल के दौरान ही केंद्रीय सेवाओं खासकर बैंकों में कन्नड़ा भाषा की ट्रेनिंग की वकालत सिद्धरमैया ने खुलकर की थी। भाषा को लेकर विवाद यहाँ हमेशा देखने को मिलता है। कभी रेलवे स्टेशन का नाम हिंदी में लिखे जाने पर विवाद होता है तो कभी कुछ और। इस बार दुकानों के बाहर लगे साइन बोर्ड को लेकर विवाद खड़ा हुआ तो सरकार ने 60-40 का रेशियो लागू करने का फैसला किया। ये एक पुराना कानून है ताकि इस तरह का विवाद आने वाले दिनों में दोबारा देखने को न मिले। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर पेटीएम से जुड़ी हुई। पेटीएम में 100 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी हुई है। वजह है एआई ऑटोमेशन पर अमल। पूरी खबर विस्तार से बता रही है हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। फिनटेक मेजर पेटीएम की पेरेंट कंपनी जो है 197 कम्युनिकेशंस, उन्होंने कम से कम 100 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया है। अब ये लेऑफ्स जो है ऑपरेशन, सेल्स और इंजीनियरिंग टीम्स में हुए हैं और ये एक तरह से एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे क्योंकि जो एआई ऑटोमेशन की इम्प्लीमेंटेशन है वो अब हो चुकी है और ये लेऑफ्स याद रखिए फेजेस में हो रहे हैं। अब पेटीएम का ऐसा कहना है कि देखिए इससे जो है कॉस्ट जो है कंपनी के कम होंगे और जो रोल्स रेपिटेटिव थे वो भी कम होंगे। एक तरह से उनका ऐसा मानना है कि फिनटेक मेजर जो है पेटीएम वो अब अपने फोकस एरियाज पे ध्यान जो है दे सकता है। लेकिन एक पेटीएम स्पोक्सपर्सन ने एनडीटीवी से कहा कि देखिए इस फैसले से कम 10 से 15% जो है एम्प्लॉय कॉस्ट में कंपनी जो है बचत कर पाएगी और ये जो है इनके जो एआई का जो मूवमेंट है कंपनी में वो एक तरह से एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। अब याद रखिए ये जो है पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है। 2021 में भी हमने देखा है कि पेटीएम ने 500 से 700 कर्मचारियों को हटाया था, लेकिन वो कारण अलग था, वो कारण था नॉन परफॉर्मेंस का। और दिसंबर 7 को पेटीएम ने एक फैसला जो है अनाउंस किया। उन्होंने कहा कि देखिए स्मॉल टिकट पोस्टपेड लोन्स में कमी होगी और हाई टिकट पर्सनल लोन्स और मर्चेंट लोन्स में अब जो है एक्सपेंशन होगी। अब ये फैसला जो है ब्रोकरेजेस ने इसको थम्स अप नहीं दिया है। इनफैक्ट उन्होंने ऐसा किया है कि अब उन्होंने रेवेन्यू एस्टिमेट्स जो हैं पेटीएम के लिए कम कर दिए हैं। और अब आपको दिखाते हैं खबर पंजाब के होशियारपुर की, जहां राज जैन नाम के एक व्यक्ति ने अपनी जमीन बेचकर मंदिर और दरगाह दोनों बनवाकर एक अनूठी मिसाल पेश की है। एक ऐसी जगह जहां पर आरती भी होती है और कव्वाली भी। होशियारपुर के राज जैन इंसानियत को ही अपना धर्म मानते हैं और अपने इसी विश्वास को साबित करने के लिए उन्होंने सर्वधर्म सद्भाव की एक मिसाल बनाई है। यह है सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर। यहाँ आपको मंदिर भी नजर आएगा और दरगाह भी। सिख, जैन, बौद्ध धर्मों से जुड़ी तस्वीरें भी यहाँ आपको साफ दिखेंगी। मुझे बहुत 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 कुछ मिला है और यहीं से मिला है और जो चीजें नहीं भी होने वाली थी वो भी हुई है। हाँ। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ बीबी सकीना की और ये हमेशा हमें अपने साए में रखें। राज जैन के घर में पहले से ही ये मंदिर और दरगाह बनी हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन बेचकर इसे नए सिरे से बनाया, जिसका उद्घाटन करने हर धर्म के वरिष्ठ धर्मगुरु एक साथ शामिल हुए। यहाँ सूफी कव्वाली भी हुई और भगवान की आरती भी। यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जाति, मजहब और पंथों से ऊपर उठ करके जो सबसे बड़ा धर्म है मानवता का, इंसानियत का, उसका पैगाम इस स्थान से दिया जाता है। इसके बाद फिर इन्हें तय किया कि ये जनाब सकीना का रोज़ा यहाँ बनाएंगे। आज ये रोज़ा बनकर तैयार हुआ, इसका आज इफ्तिताह हुआ और सबसे ख़ास बात यह है कि इन्होंने अपनी सारी दौलत और सारी तिजारत छोड़ दी थी और उसके बाद सिर्फ इस कामों में लग गए कि ताकि सबको इकट्ठा करें, सबको मिलाएं, मोहब्बत के पैगाम से सबको मिलाएं। जैसे आज जो जलसा हुआ उसमें हर धर्म का आदमी मौजूद था, वो भी मोहब्बत के पैगाम के ऊपर मौजूद था और इमाम हुसैन का भी यही पैगाम। जैन जी ने एक परंपरा डाली है जिसे सभी भारतीयों को उस पर चलना चाहिए। अपने अपने धर्मों को मानते हुए भी दूसरे के धर्मों का सम्मान
करना चाहिए। जहां हमने जन्म लिया है उस जड़ में रहते हुए हमें सबका सत्कार करना है और इसी चीज़ को जो शाया करती है वो जो सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर है उसी चीज़ का एक प्रतीक बन रहा है इस चीज़ में। हमारा हिंदुस्तान की ताकत ही सभी धर्म की एकता से है। राज जैन और उनकी पत्नी के द्वारा उठाया गया सभी धर्मों को जोड़ने की ये मुहिम को हर इंसानियत का चाहने वाला पसंद कर रहा है कि अगर आपके अंदर इंसानियत है अगर तो वही आपका सबसे बड़ा धर्म है और जिसने इंसानियत का पाठ पढ़ लिया उसने धर्म का पाठ पढ़ लिया। होशियारपुर से मैं अली अब्बास नकवी, NDTV के लिए। और अब आपको संगीत का एक रिकॉर्ड दिखाते हैं। ग्वालियर में 1500 लोगों ने एक साथ तबला बजाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ग्वालियर किले पर शास्त्रीय संगीत का ये अनूठा आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी इस अद्भुत नज़ारे को देखने पहुंचे। अभी तक 1250 तबला वादकों की प्रस्तुति गिनीज बुक में दर्ज है। अब 1500 तबला वादकों का ये रिकॉर्ड दर्ज होगा।